ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक आरएल लोड है और अगर मैं उसको यूटिलिटी से पावर मांगता हूँ तो वो पीक्यू मांगेगा। मीटर के बारे में हमने डिस्कस करा था। मैंने आपको बताया था कि किलोवाट आवर मीटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ दिक्कत ये हुई केवल एक्टिव पावर मेजर करेगा, और हमने देखा था कि बची हुई पावर जो होगी वो यूटिलिटी के लिए एज अ लॉस की तरह जाएगी। देन मैंने आपको दो तरीके बताए थे जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू यूटिलिटी जो होते हैं वो पैसा वसूल कर सकते हैं। एक था सरचार्ज और दूसरा था कि हम लोग क्या करें, केवीए आर मीटर का इस्तेमाल करें, यानी कि केवीए को ही मेजर कर लें, पूरी की पूरी जितनी पावर हम सप्लाई कर रहे हैं उसको ही मेजर कर लें। देन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर सरचार्ज क्या होता है। उसके बाद हमने लेवल डिस्कस करे थे और मैंने बताया था कि हम लोग जो होते हैं वो ऊपर वाले 100% वाले लेवल में आते हैं, इसीलिए हमें किसी भी तरीके का ये सरचार्ज वर्चार्ज नहीं देना पड़ता, ना ही हमारे बिल में ऐसा कुछ आता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी अपना पावर फैक्टर घर का पुअर कर देंगे तो सीधी सी बात है हम लोग नीचे वाली कैटेगरी में लुढ़क जाएंगे, और ऐसा होने पे सरचार्ज देना पड़ेगा। और सरचार्ज बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, 16% क्या और भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है अगर हम लोग कंटिन्यूसली, अगर हम रिएक्टिव पावर ज़्यादा मांगते चले जाएं, या कह सकते हो कि पावर फैक्टर को पुअर करते चले जाएं। देन मैंने आपको बताया था कि भैया सरचार्ज क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई हमने बताया था एक कोल्ड ड्रिंक की तरह देखा था कि भाई हमारे पास अगर मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है और झाग है उसके अंदर, और मुझे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, ज़्यादा झाग भी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा ग्लास लेना पड़ेगा, और ये बड़ा ग्लास जब भी हम डिमांड करेंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और यही कॉस्ट जो होती है वो सरचार्ज के रूप में पेनाल्टी की तरह हमसे ली जाती है। देन फाइनली हमने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है डोमेस्टिक और इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। हमने बताया था क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है उनकी केवीआर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए वो मेजर कंसर्न है, इसीलिए वहाँ पे केवीए आर मीटर अगर लगेगा तो सरचार्ज होगा, या फिर केवीए मीटर लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। किलो वॉट लगाओगे तो सरचार्ज देना पड़ेगा, वरना केवी लगाओगे। हम लोग के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजे में जी रहे हैं, किलो वॉट आर मीटर से अपना काम चला रहे हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है। देन हमने बताया था कि इंडस्ट्री, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सर आप बार बार ये कहे जा रहे हो इंडस्ट्री का पुअर होता है पावर फैक्टर, पर क्यों पुअर होता है, तो उसको भी हमने चर्चा करी थी। मैंने बताया था कि इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे इंडक्शन मोटर मेनली यूज़ करते हैं और उनका पावर फैक्टर काफी पुअर होता है। और भी दो चीज़ें होती हैं जैसे कि हीटिंग फर्नेस और आर्क लैम्प, तो इनकी वजह से भी एक्सट्रीमली लो पावर फैक्टर हमें देखने को मिलता है। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही डिटेल टॉपिक में पावर फैक्टर करेक्शन। यानी कि अब तक जो भी लेक्चर तुमने देखा वो पुराने लेक्चर था। वैसे आपको बता दूं, कहीं आप लोग अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं आपको लगेगा कि यार सर ने तो बहुत तेज तेज भगा दिया, ऐसा नहीं है। ये पुराना लेक्चर था, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर कि जिसका टाइटल था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और पावर फैक्टर कैसे करेक्शन में, कैसे आपस में कनेक्ट है। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पावर फैक्टर करेक्शन। यानी कि मैंने ये बताया कि पावर फैक्टर क्या होता है, हमने ये सीखा, फिर हमने सीखा वो कैसे अफेक्ट करता है पावर सिस्टम को, देन फाइनली हमने सीखा कि हमारे बिल को कैसे अफेक्ट करता है पावर फैक्टर। नाउ ये सारी बातें सुनने के बाद हमें पता चला कि यार पावर फैक्टर तो एक बहुत खतरनाक चीज़ है, एक बहुत खराब सी चीज़ है। तो फिर इंजीनियरिंग कहाँ आई, ये सब तो प्रॉब्लम बताई ना। इंजीनियरिंग का मतलब होता है सॉल्यूशन देना, कोई बढ़िया सा हीरो की तरह एक सॉल्यूशन देना। तो ये जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है ये कौन देता है, दिस इज द हियर कम्स पावर फैक्टर करेक्शन लेक्चर, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पावर फैक्टर को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर हम पावर फैक्टर करेक्ट करें ही क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर करेक्ट करें क्यों, यानी कि बेनिफिट क्या होंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट्स की बात कर लें। सबसे पहला, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब भाई आप अगर पावर फैक्टर को करेक्ट कर लोगे तो भाई आप सीधी सी बात है एक अच्छे खासे गुड पावर फैक्टर जोन में आ जाएंगे। और हमने देखा था कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 90% से लेकर 100% के बीच में अगर हमारा पावर फैक्टर है, तो ऐसे केस में हम लोग हमें किसी भी तरीके का ना तो सरचार्ज देना पड़ेगा और बहुत मस्ती की ज़िंदगी काटेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर हमारा पावर फैक्टर पुअर है तो बिल ज़्यादा आएगा। ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। दूसरा बेनिफिट, ये बिल्कुल बेसिकली दूसरा बेनिफिट जो है ये ऊपर वाले से जुड़ा ही हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, साथ ही साथ सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा ना। ये दोनों बातें अलग क्यों, मैंने दोनों अलग पॉइंट क्यों लिखे, इसको भी समझ लो। भाई जब भी आप रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ाते हो, ठीक है, रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ाते हो तो आपका बिल तो बढ़ेगा ही। अब बिल बढ़ेगा, ये केवीए मीटर अगर यूज़ करोगे तो केवीए मीटर में तो सरचार्ज नहीं आएगा पर बिल ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करेगा। वहीं पे अगर किलोवाट आवर मीटर यूज़ करोगे तो वहाँ पे बिल तो तुम्हारा उतना ही आएगा लेकिन सरचार्ज लग के आएगा। तो इसीलिए दो अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे भी एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है दो पॉइंट लिख के, तो ये दो पॉइंट की तरह आप ले सकते हो, अपने एग्जाम कॉपी में लिख के आओगे और नंबर अच्छे मिलेंगे। तीसरी चीज़, एनर्जी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये हमने पुराने लेक्चर, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे 2-3 लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने चर्चा करी थी। मैंने बताया था कि भैया एनर्जी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी क्या होती है, कि जो भी आप पावर भेज रहे हो या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यूटिलिटी से लोड की तरफ, उसका कितना परसेंट पोर्शन तुम हवा के लिए या रियल पावर में कंज्यूम कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन यूनिट्स अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो उसमें से कितनी यूनिट तुम पानी निकालने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हो, वो होगी एनर्जी यूटिलाइजेशन।
और जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है वो वेस्टेज है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी अगर पावर फैक्टर, क्यों, पावर फैक्टर अगर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव पावर ज़्यादा है, और एक्टिव पावर ज़्यादा है तो एनर्जी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी भी अच्छी है। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिकल बेनिफिट फॉर बोथ कंज्यूमर एंड यूटिलिटीज। सही बात है भैया, सब कुछ पैसा ही तो है। अगर कंज्यूमर की नज़र से देखो तो इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है, बिल कम हो रहा है, सरचार्ज लग के नहीं आएगा। यूटिलिटी की नज़र से देखो तो भाई ऑब्वियस सी चीज़ें, हमें क्या होगा, हमें मोटे कंडक्टर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, हमें कंपनसेशन डिवाइसेस यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सारे सारे बेनिफिट्स हो गए। आईओ भी समझ में आ गई होगी, कोई डाउट, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो यार, बहुत सिंपल तरीके से समझा है। नाउ अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अब जो लेक्चर आगे की तरफ जो पिक्चर बढ़ेगी ना, उस पिक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि भाई विलन तो हमने बहुत स्ट्रांग बना दिया पावर फैक्टर को, यानी कि पुअर पावर फैक्टर हमारा विलन है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इस विलन को टैकल करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले समझ लो कि विलन बना क्यों, पावर फैक्टर आखिर पुअर जो है वो क्यों हुआ। जैसे वो पिक्चर देखते हो ना कि खलनायक में खलनायक क्यों बना, तो वैसे ही बिल्कुल पावर फैक्टर विलन तो है, पर क्यों है उसका जरा रीजन समझ लेते हैं। तो पावर फैक्टर पुअर क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं लोड है, और ये लोड जो है आरएल लोड है। ठीक है, तो इसकी कुछ पीक्यू रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ ज़रूरतें हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर की, और ये ज़रूरतें अपनी पूरी करेगा यूटिलिटी से, पीक्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। ये जो क्यू है, ये रिएक्टिव पावर जो यूटिलिटी से मांगेगा लोड। ध्यान देना यार शब्दों पे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये जो लोड तुम्हारा यूटिलिटी से रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगा, यही मेन कॉज है पावर फैक्टर के डिक्रीमेंट का। समझ में आ रही बात ये। तो पावर फैक्टर के डिक्रीमेंट का मेन कारण क्या है, पावर फैक्टर के डिक्रीमेंट का मेन कारण ये नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। अगेन यहाँ पे ट्विस्ट है बिल्कुल, और यहीं पे आप भटक जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। क्लियर हो रहा है। तो पावर फैक्टर के डिक्रीमेंट का मेन कारण ये क्यों नहीं है, पावर फैक्टर के डिक्रीमेंट का कारण ये क्यों है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो लोड तुम्हारी रिएक्टिव पावर मांग रहा है, ये दिक्कत की बात नहीं है, ये जो रिएक्टिव पावर मांग रहा है ये यूटिलिटी से मांग ले रहा है, ये दिक्कत की बात है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्टिव पावर, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अगर तुम मार्केट से यार एक मशीन खरीद के लाए हो, कोई भी मशीन, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें क्या होगा, रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होगी। अब तुम ऐसी तो कोई मशीन नहीं बना सकते जो बिना रिएक्टिव पावर के, यानी कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही चल जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो क्यू यहाँ होना, लोड के अंदर रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होना कोई गलत चीज़ नहीं है, दिस इज ओके। समझ में आ रही बात। ये मेन बात क्या है, ये जो क्यू की जो रिक्वायरमेंट है, ये अगर हम यूटिलिटी से पूरी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, यानी कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है वो ठीक है, पर पैसा कमाने के लिए जो तुम गलत काम कर रहे हो, यानी कि यूटिलिटी से जो चुरा रहे हो, ये दिक्कत की बात है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पुअर पावर फैक्टर का कॉज क्या है। तो पुअर पावर फैक्टर का लोड को क्यू की रिक्वायरमेंट है ये नहीं है, लेकिन ये क्यू की रिक्वायरमेंट लोड जो है वो यूटिलिटी से पूरी कर रहा है, ये इसके लिए मेन कॉज ऑफ पुअर पावर फैक्टर है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो, हम उसको भी कभी चर्चा करेंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन सिंपल सा है कि भाई लोड है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं पी और क्यू की, तो वो तो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अब तुम कह रहे हो कि भैया ये जो क्यू हम लोग जो लोड यहाँ से मांग ले रहे हैं ना, ये यूटिलिटी से, हमारे लिए समस्या है। तो अगर हम लोग क्या करें, लोड की जो पी क्यू रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्या करें, एक अलग से एक डिवाइस खरीद लाएं मार्केट से, और हम कहें कि लोड की जो क्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम इस डिवाइस से पूरी कर देंगे। इस डिवाइस को हम नाम देते थे कंपनसेटर। ठीक है, तो मार्केट से हम एक डिवाइस खरीद के लाए कंपनसेटर, और हमने कहा कि ये डिवाइस जो है ये इस लोड की जो क्यू की रिक्वायरमेंट थी, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो क्यू की रिक्वायरमेंट है लोड की, ये डिवाइस पूरी कर देगा। क्लियर हो रहा है। अगर ये डिवाइस इस क्यू की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा तो पूरा क्यू जब लोड को रिएक्ट ये कंपनसेटर दे देगा, तो ऐसे में हम सिस्टम से कितनी मांगेंगे, बिल्कुल भी रिएक्टिव पावर नहीं मांगेंगे, और अगर रिएक्टिव पावर सिस्टम से नहीं मांगेंगे तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज द, कह सकते हैं जिस्ट, या कह सकते हो कि समरी ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन, यानी कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो जो मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल करा इंजीनियर्स ने कहा कि भैया लोड की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, लोड को जितनी एक्टिव चाहिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना है, बिल्कुल इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि लोड जो है उसको जितनी एक्टिव चाहिए और जितनी रिएक्टिव चाहिए वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, और वो लोड उतनी मांगेगा, उसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, वरना लोड नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन की बात करें और उसे 1 किलोवाट की मशीन है, तो उसे सर्टेन किलोवाट 1 किलोवाट तो एक्टिव पावर चाहिए ही चाहिए होगी कैसे भी करके, प्लस मान के चलते हैं वो 30 VAR रिएक्टिव पावर उसे चाहिए, तो 30 VAR की रिएक्टिव पावर भी उसे चाहिए होगी। नहीं दोगे तो कहीं से खींच लेगा, भले ही उसके चक्कर में वोल्टेज डिप हो जाए, फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट हो जाए, जो भी हो वो तुम्हारी समस्या है। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए लोड को जो रिक्वायरमेंट है वो तो वो अपनी पूरी करेगा, तो आपको लोड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, क्योंकि अगर लोड को रेटेड
पावर पे और रेटेड चलाना है, सब कुछ बढ़िया करके चलाना है, तो लोड की रिक्वायरमेंट तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। नाउ तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रिक्वायरमेंट थी पहले जिसकी वजह से पावर फैक्टर पुअर हो रहा था, वो ये रिक्वायरमेंट हम लोग रिएक्टिव पावर की पूरी कर रहे थे यूटिलिटी से। यूटिलिटी जो बनाई गई थी उसका काम था आपकी एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट को पूरी करना, पर ये जो रिएक्टिव पावर की तुम रिक्वायरमेंट यूटिलिटी से पूरी कर रहे हो, तो इसके लिए ही हमें सरचार्ज देना पड़ रहा था या फिर बिल ज़्यादा आ रहा था। क्लियर हो रहा है? तो इंजीनियर्स ने क्या कहा कि समस्या क्या है, समस्या ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूटिलिटी से पावर ले रहे हैं रिएक्टिव पावर, अगर हम यही रिएक्टिव पावर किसी कंपनसेटर से ले लें, या किसी कंपनसेटर, अगर नाम टफ लग रहा है भूल जाओ, किसी एक्सटर्नल सोर्स से ले लें, बहुत ध्यान समझना, एक्सटर्नल सोर्स से अगर मैं ये रिएक्टिव पावर ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे यूटिलिटी से नहीं लेनी पड़ेगी और पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। बस यही छोर पकड़ के, यही कॉन्सेप्ट, यही कहानी पकड़ के हम लोग पूरी पिक्चर को देखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो हीरो समझ में आ गया, विलेन समझ में आ गया, विलेन क्यों बना ये समझ में आ गया, और विलेन को कैसे हीरो हराएगा ये भी हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। अब देखते हैं ग्राउंड पे कैसा होता है, यानी कि ऑन ग्राउंड मतलब एक्चुअल में ऐसा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है नाउ, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पे, थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ यार। हाँ, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट छूट गया। नाउ ये जो रिएक्टिव पावर जो हम सप्लाई करने की बात कर रहे हैं लोड के, तो रिएक्टिव पावर हमने बताया था दो तरीके की हो सकती है। अब ये रिएक्टिव पावर हो सकता है इंडक्टर की हो, लैगिंग रिएक्टिव पावर हो, या हो सकता है लीडिंग रिएक्टिव पावर हो। तो अगर लैगिंग होगी तो कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर हमारा जो लोड है, यहाँ पे लोड जो है वो आर एल लोड है, तो आर लेगा पी, और लैगिंग लोड है तो ये लेगा क्यू, लैगिंग क्यू। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर ऐसा है तो हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये जो क्यू लिखा दिख रहा है इसकी जगह ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक कैपेसिटर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हम ऐसा कंपनसेटर क्या लेंगे, कैपेसिटर लेंगे। और वहीं पे अगर तुम्हारा जो लोड है उसके अंदर कैपेसिटर है, कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, तो ऐसे में क्या होगा, यानी कि कैपेसिटिव लोड मतलब क्या हुआ, कैपेसिटिव लोड का मतलब हो गया रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर। अगर कैपेसिटिव लोड है आपके पास, आरसी लोड है, तो ऐसे केस में आर ले लेगा एक्टिव पावर पी, और सी को चाहिए होगी लीडिंग वीएआर, लीडिंग वीएआर, इसका मतलब माइनस क्यू। तो ये कौन देगा, ये देगा यहाँ पे इंडक्टर। तो यहाँ पे ये क्यू गायब हो जाएगा और एकदम से इंडक्टर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा इंडक्टर आपको। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनसेटर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको याद रखना होगा, ये डिपेंड करेगा कि लोड कैसा है। अगर आपका जो लोड है वो एक इंडक्टिव लोड है तो भैया कैपेसिटर इस्तेमाल करोगे, अगर वो कैपेसिटिव लोड है तो इंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। नाउ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए हमने आपको बता रखा है, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव पावर जब बताई थी तो वहाँ पे इसके ऊपर हमने बड़ा फुर्सत के साथ चाय पीते पीते चर्चा करी थी, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। याद होगा, ये पिक्चर याद होगी तुम्हें, इस तरीके से हमने बनाई थी, यहाँ से ये दे रहा है क्यू और ये से दे रहा है माइनस क्यू। क्लियर हो रहा है? तो बस ये पिक्चर आपको जिंदगी भर अपने दिमाग में बसा के रखनी है एकदम, ठीक है? तो ये आपके खून में उतर जानी है पिक्चर। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई अगर एल लोड है तो एल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, सी न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पे हम सी ले लेंगे। और अगर लोड हमारा सी है तो यहाँ एल ले लेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी हैं। ओके नाउ अब चलते हैं पावर फैक्टर का इस्तेमाल। तो देखो अब हो क्या रहा है भाई, अगर हम बात करें मेजॉरिटी लोड की, मैंने आपको ये पुराने लेक्चर्स में भी बताया, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हम मेजॉरिटी लोड की बात करते हैं, मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी अगर हम लोड की बात करें तो वो मोटर्स हैं। जनरली मोटर्स का सबसे ज़्यादा लोड होता है यूटिलिटी पे, और मोटर्स की खास बात होती है इनके अंदर कॉइलिंग का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब कॉइल इस्तेमाल कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इंडक्टिव लोड। सो अगर मेजॉरिटी लोड की बात करें तो इट इज़ अ आर एल लोड। ठीक है, यानी कुछ रेजिस्टेंस होगा कॉपर वाइंडिंग का और कुछ होगा उसका, मेजॉरिटी होगी उसकी इंडक्टेंस। तो इसीलिए जो मेजर लोड है वो क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो मेजॉरिटी जो लोड है वो क्या है, इंडक्टिव लोड है। अब लोड अगर इंडक्टिव है तो मेजॉरिटी जो पावर, रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो प्लस क्यू की है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि भैया दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे मोटर चल रही है, आप खुद देख सकते हो तुम्हारे घर का जो मेजर लोड है वो रिएक्टिव सॉरी इंडक्टिव ही लोड है, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है। क्योंकि हम अगर चाहे हम पंखा यूज़ कर रहे हैं, मोटर यूज़ कर रहे हैं, मिक्सी चला रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब जगह पे मोटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेजॉरिटी जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। तो इसीलिए मैं पावर फैक्टर करेक्शन जो आपको समझा रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव लोड समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। और ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटिव लोड आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि एक बार अगर ये लेक्चर देख लिया तो ये आपके खून में उतर जाएगा। इतना सिंपल तरीके से मैंने तैयार किया है, सब कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर की तरह है ये लेक्चर, तो इसलिए सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, बस ध्यान से देखते रहो।
तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो शुरू करते हैं। तो पहला केस, बिल्कुल पहला नया ताज़ा केस ले लेते हैं कि पहला केस ये है कि भैया रिएक्टिव पावर यूटिलिटी सप्लाई कर रही है, यानी कि वो पुराने ज़माने में जब हम रिएक्टिव पावर सारी की सारी यूटिलिटी से लेते थे। तो ये हमारे पास लोड है, आरएल लोड ले लेते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि मेजॉरिटी लोड आरएल लोड होता है, तो हम लोग मेजॉरिटी के साथ चलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? और भाई आरएल लोड है तो ये पी मांगेगा और क्यू मांगेगा। क्लियर हो गया? यानी कि लैगिंग रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की डिमांड करेगा। तो एक्टिव पावर हम दे देंगे और रिएक्टिव पावर दे देंगे, दोनों की दोनों क्यू सप्लाई से पूरी होंगी, यानी कि यूटिलिटी ही दोनों को प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? देखो ऊपर लिखा भी है रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय यूटिलिटी, बड़ा बड़ा हेडिंग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर कौन दे रहा है भैया? दोनों की दोनों पावर तुम्हारा यूटिलिटी दे रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो क्यू सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई से पावर आ रही है रिएक्टिव पावर, वो पूरी की पूरी बराबर होगी क्यू के, यानी कि लोड की। अच्छा एक बात और ध्यान से समझ लेना भैया, क्योंकि इसका आगे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। क्यू क्या है? क्यू है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्यू क्या है? ये है रिएक्टिव पावर डिमांडेड बाई लोड, यानी कि लोड की जो डिमांड है, यहाँ पे यही मतलब है इसका। मैंने क्यू एल से इसे डिनोट नहीं करा, बहुत यार सिंबल उम्बल हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए सिंपली मैंने क्यू लिखा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये क्यू जो है ये क्या है? ये वाला क्यू है। मतलब क्यू का मतलब क्या है? रिएक्टिव पावर डिमांड बाई लोड, यानी कि लोड जो तुम्हारी डिमांड कर रहा है ना, वो ही है ये क्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो क्यू सिंपल से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? अगर पूरी की पूरी हमारी जो ज़रूरतें हैं लोड की वो यूटिलिटी पूरी करेगा, तो ऐसे केस में क्यू सप्लाई यानी कि रिएक्टिव पावर जो सप्लाई होगी वो लोड की रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट के बराबर होगी। और जो एक्टिव पावर की सप्लाई हो रही है, एक्टिव पावर सप्लाई, ये क्या होगा? ये बराबर होगी एक्टिव पावर डिमांड बाई लोड। तो ये एक्टिव पावर डिमांड बाई लोड के बराबर हो गई, डिमांड बाई लोड। और दिस इज, ये हो गई तुम्हारी रिएक्टिव पावर डिमांड बाई लोड, यानी लोड जो रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहा है उसके बराबर होगी। क्लियर? अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर हम पावर ट्रायंगल बना लें, ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है पावर ट्रायंगल कैसे बनता है तो जरूर देखें, काफ़ी अच्छे व्यूज़ और लाइक मिल रहे हैं इसको, तो बहुत ध्यान से समझना, एक अलग ही तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो तुमने भले ही हो सकता है बहुत मास्टरी हासिल करी हो, पर मेरा ये सजेशन है एक बार ये वीडियो जरूर देखना, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है? तो पावर ट्रायंगल की अगर बात कर लेते हैं तो भैया एपरेंट पावर है, रिएक्टिव और एक्टिव है। ठीक है? तो यही है, यही तो होती है। तो यहाँ पे थीटा वन क्या है? पावर फैक्टर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर फैक्टर क्या हुआ? केस वन है तो इसलिए मैंने थीटा वन लिख रखा है, कॉस थीटा वन हो गया। नाउ कॉस थीटा वन, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है यहाँ जो देख रखे हो, ये क्योंकि क्यू सप्लाई से ही पूरी हो रही है, यानी क्योंकि क्यू जो डिमांड है, क्यू वो कौन पूरी कर रहा है? वो क्यू सप्लाई पूरी कर रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ पुअर पावर फैक्टर। आपको भैया पावर फैक्टर बहुत पुअर मिलेगा और आपको इसके लिए बिल भी देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका ज़्यादा आएगा, सर चार्ज भी लग के आएंगे। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि सारी की सारी रिएक्टिव पावर तुम यूटिलिटी से मांग रहे हो। तो इसमें कुछ नया नहीं है यार, ये तो हमने अभी पीछे लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करा था ना। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले केस ये हो गया, ठीक है? एक एक केस, 3 केस हम लोग देखेंगे। पहला केस ये हो गया। नाउ नेक्स्ट केस देख लेते हैं कि रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाई बोथ यूटिलिटी एंड कैपेसिटर, यानी कि आपकी क्या हो रहा है भैया? आपकी हम लोग कर रहे हैं कि लोड की जो भी रिक्वायरमेंट है पी एंड क्यू, तो इसमें से पी तो पूरा पूरा यूटिलिटी दे रहा है, पर क्यू का कुछ पोर्शन सप्लाई से आ रहा है और क्यू का कुछ पोर्शन जो है वो कैपेसिटर से आ रहा है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब हम लेके आए अपने हीरो को, बिल्कुल तगड़ा वाला हीरो लेके आए मार्केट से खरीद के, कि भैया ये जो कैपेसिटर है ना, ये इस लोड को धराशायी कर देगा, इसकी जो रिएक्टिव पावर डिमांड है ये पूरी कर देगा। तो हो क्या रहा है? ये जो लोड हमने यानी कि जो कैपेसिटर लगाया है, ये थोड़ा सा सस्ता वाला कैपेसिटर मार्केट से खरीद लाया, यानी कि वीक कैपेसिटर है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो क्यू की जो रोड यानी कि जो लोड की रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की, वो कुछ पोर्शन कैपेसिटर दे रहा है और कुछ पोर्शन आपका सप्लाई से आ रहा है। तो क्यू यानी कि लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लिख सकते हैं क्यू सप्लाई प्लस क्यू सी। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि जो भी लोड की रिक्वायरमेंट है वो दोनों लोग मिलके पूरी कर रहे हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं अब की जो सप्लाई से तुम रिएक्टिव पावर मांग रहे हो वो क्यू माइनस क्यू सी हो जाएगी। क्लियर हो गया? देखो इस चीज को समझो कि जो टोटल यानी कि लोड की जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज लोड रिक्वायरमेंट, जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी कर रहा है? वो सप्लाई भी मिलके पूरी कर रही है प्लस कैपेसिटर पूरी कर रहा है। तो अब जो सप्लाई यानी कि पहले पुराने केस में, जस्ट केस वन में अभी पीछे जो हमने देखा था वहां पे हमने क्या देखा था कि क्यू की जो पूरी पूरी डिमांड थी वो कौन पूरी कर रहा था? क्यू सप्लाई पूरी कर रहा था।
लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर लगते ही क्या हो गया, कैपेसिटर लगते ही क्यू के ऊपर से लोड थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि यहाँ से ये जो इतने सारे डॉट मांग रहे थे उनमें से कुछ डॉट जो होंगे वो चुनिंदा वो गायब हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, छोटा सा रिएक्टिव पावर सब यूटिलिटी से आ रहा है और बची हुई रिएक्टिव पावर तुम्हारा ये कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। तो अब जो लोड होगा यानी कि क्यू सप्लाई, तो सप्लाई के ऊपर यानी कि यूटिलिटी के ऊपर रिलायंस वालों को और फोन करके, अगर तुम्हारे घर में रिलायंस की पावर आ रही है और तुम रिलायंस वालों को फोन करके कहोगे सर अब तो मजे में हो ना, तो कहेगा हाँ भाई अब मेरे ऊपर लोड कम हो गया है। तो अब जो यूटिलिटी है वो कम सप्लाई करेगी, कितनी सप्लाई करेगी, जितनी लोड की डिमांड है, लोड की डिमांड जितनी है माइनस जो ये कैपेसिटर दे रहा है, क्यूसी मतलब कैपेसिटर जो सप्लाई कर दे रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बस उतनी सी ही पावर देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई बात, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ऐसा होने से क्या हुआ, अब सप्लाई का जो एंगल था वो देखो छोटा हो गया, पहले क्या था, पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था, पुराने जस्ट प्रीवियस केस में देखोगे तो लगभग इतना बड़ा था क्यू सप्लाई। क्यों, क्योंकि सारी की सारी रिएक्टिव पावर की जो सप्लाई थी वो लोड की जो रिक्वायरमेंट थी वो यूटिलिटी को पूरी करनी पड़ रही, तो इतना बड़ा था। तो एस यहाँ तक का था, एस यहाँ तक का था, तो थीटा वन बहुत बड़ा था। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि अब क्यू सप्लाई से कम आ रही है, क्यू सप्लाई सेकंड केस में कम आ रही है, तो क्यू सप्लाई का जो ये वेक्टर है, फेजर है, जो भी कहना है, ये छोटा हो गया। ये जब छोटा हो गया तो ऑब्वियस सी चीज़ है, थीटा टू क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि थीटा वन जो था वो काफ़ी बड़ा था, अब थीटा टू क्या हुआ, स्मॉल हो गया। अब थीटा टू अगर छोटा हो गया तो हम जानते हैं थीटा टू, अगर थीटा को रिड्यूस करोगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो यानी कि हम लोग अगर कॉस थीटा की बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर कॉस थीटा टू जो होगा वो इंप्रूव कर जाएगा कॉस थीटा वन से। ठीक है, तो यानी कि देखो क्या हो गया, यहाँ से पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया भाई। समझ में आ रही बात ये, तो देखो हमने करा क्या, हमने सिंपल सा एक कैपेसिटर लगा दिया जो कि रिएक्टिव, कैपेसिटर मतलब रिएक्टिव पावर सप्लायर। ठीक है, इसीलिए इसको मैं कंपनसेटर भी कह देता हूँ, ध्यान रखना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्टिव पावर कंपनसेटर के नाम से भी मार्केट में मिलते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेटर। ठीक है, तो ये भी इस नाम से भी ये मार्केट में जाने जाते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो कैपेसिटर लगाया है इसने क्या करा, रिएक्टिव पावर सप्लाई कर दी। तो जब इसने रिएक्टिव पावर सप्लाई करी तो हमने जो सप्लाई से मांग रहे थे वो कम मांगेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें 10 रुपए यहाँ से मिल गए, 5 रुपए तुमसे लेंगे, 15 रुपए की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि ऑब्वियस सी चीज़ है, जब ये हुआ तो जो नेट रिक्वायरमेंट थी, नेट जो सप्लाई कर रहा था यूटिलिटी वो कम हो गई। यूटिलिटी की जब क्यू कम होगी, वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, तो थीटा स्मॉल हो जाएगा, थीटा स्मॉल होगा तो पावर कॉस थीटा बढ़ जाएगा, और कॉस थीटा ही भैया हमारा पावर फैक्टर है, तो यानी पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। नाउ अब हम लोग गए मार्केट, हमने कहा इसमें मजा नहीं आया, अब हम लोग गए तगड़ा वाला कैपेसिटर मार्केट से खरीद के लाए, एकदम बाहुबली टाइप। तो अब हम लोग जो लेके आए हैं रिएक्टिव पावर कंप्लीटली सप्लाइड बाय कैपेसिटर। अब हम इतना दमखम वाला कैपेसिटर लेके आए हैं बाहुबली टाइप कि वो पूरी की पूरी लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देगा कैपेसिटर ही। अब जब कैपेसिटर तुम्हारा, कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर क्यूसी दे रहा है, रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय कैपेसिटर क्यूसी है। तो अब क्यूसी अगर क्यू के बराबर हो गई, क्यूसी अगर क्यू के बराबर हो गई, यानी कि जितनी लोड को जरूरत है वो पूरी पूरी हम कैपेसिटर से ही दे दे रहे हैं घर में लगा के, तो ऐसे में हम सप्लाई से कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं मांगेंगे। जब तुम सप्लाई से कोई रिएक्टिव पावर ही नहीं मांगोगे और क्यू इक्वल टू क्यूसी है, तो क्यू सप्लाई जीरो हो गया, यानी कि यूटिलिटी से हम कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं मांग रहे हैं। ये एक परफेक्ट केस होगा, यानी कि अब जो तुम वेक्टर कंपोनेंट ले रहे थे, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे थे, यानी कि रिएक्टिव पावर ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, पावर ट्रायंगल, उसके अंदर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, उसको वो रिएक्टिव पावर होता है। अब रिएक्टिव पावर जो सप्लाई से मांग रहे थे वो तो जीरो हो गई, तो भाई कोई कोई वर्टिकल कंपोनेंट बचा ही नहीं, का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बचा, तो एस इक्वल टू पी सप्लाई हो जाएगा, एस इक्वल टू पी सप्लाई होगा, और थीटा कितना होगा, थीटा हो गया जीरो। अब थीटा जीरो हो गया तो पावर फैक्टर हो गया 1। समझ में आ रहा है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर, जो कि सदियों में, मतलब ये एक आइडियल केस है, ऐसा कभी हो नहीं पाता, लेकिन ये एक आइडियल, अपने आप में एक आइडियल केस होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, सो दिस इज द आइडियल केस जिसकी हम कोशिश करते हैं, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि ऐसा एक बार तो यार ऐसा मिल जाए जिंदगी में, तो बिल्कुल वही है, भगवान के दर्शन जैसा है कि यूनिटी पावर फैक्टर मिल गया। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए तुम्हें परफेक्ट कैपेसिटर का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, सो दिस इज द थर्ड केस जिसके अंदर, यानी कि हमने क्या करा, ये तीसरा केस था, इसके अंदर हमने ऐसा कैपेसिटर लेके आया जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट थी जो लोड की क्यू की, वो पूरी की पूरी कैपेसिटर ही पूरी कर दे रहा था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब क्या होगा, जो यूटिलिटी है वो क्या होगा, सारी की सारी एक्टिव पावर ही सप्लाई करेगी, यानी कि अब यूटिलिटी मस्ती से, अगर तुम मुझे फोन करोगे कहेगा भाई कोई टेंशन नहीं है, सारी सारी रिएक्टिव पावर गायब हो गई है, हमें कुछ रिएक्टिव पावर नहीं देनी है।
ठीक है। लेकिन मैंने अगेन कहा ये एक हाइपोथेटिकल केस है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, तो हम कोशिश बस यही करते रहते हैं। तो ये एक तरीके का ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां जाने, एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां जाने की कोशिश करते हैं पर कभी ऐसे पहुंच नहीं पाते। तो यूनिटी पावर फैक्टर एक डिजायर्ड केस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को अगर मैं आपको समराइज करके दूं यहाँ पे, तो भैया इस लेक्चर के अंदर हमने बात करी कि भाई मतलब प्रॉब्लम तो बता चुका था बहुत बार पावर फैक्टर से क्या होता है। सबसे पहले हमने बेनिफिट बताए कि क्यों करना, सही करना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने जब इंजीनियर्स को बुलाया कि भैया पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको देखा ध्यान से और इन्होंने सबसे पहले एनालाइज करा। तो फर्स्ट चीज हमने ये देखा कि भैया पावर फैक्टर खराब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो यूटिलिटी से तुम रिएक्टिव पावर मांग रहे हो इसकी वजह से पावर फैक्टर पुअर हो रहा है। ये चीज इंजीनियर्स ने कंक्लूजन में निकाली। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर हम जो लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए, अगर वो मैं यूटिलिटी से ना मांग के घर के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगा लूं जो उसको यूटिलिटी वो रिएक्टिव पावर दे दे, तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो वो हमने करके देखा 3 केसेस में। पहला केस लिया जिसमें हमने कोई डिवाइस नहीं लगाई थी, तो भैया यूटिलिटी से सारी की सारी लोड की रिक्वायरमेंट जो थी वो यूटिलिटी पूरी कर रहा था रिएक्टिव पावर की। एक्टिव की तो यार यूटिलिटी करेगा ही यार, और कौन करेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट भी यूटिलिटी पूरी कर रहा था, तो इसके लिए यूटिलिटी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, पुअर पावर फैक्टर देखने को मिला। उसके बाद हमने सेकंड केस में क्या करा, एक छोटा सा कैपेसिटर खरीद के लाया मार्केट से, और हमने देखा कि छोटे कैपेसिटर से थोड़ी सी रिएक्टिव पावर हमने दे दी, थोड़ी सप्लाई से आ रही थी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो लोड को जो रिएक्टिव पावर की जरूरत थी वो दोनों ने मिलकर पूरी करी, और ऐसा करने से पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि थीटा कम हो गया था। फिर हमने क्या करा, हम फिर गए तीसरे केस के लिए। तीसरे केस में हम लोगों ने बाहुबली कैपेसिटर खरीद के लाए, बाहुबली कंपनी का मार्केट से। वो कैपेसिटर बहुत दमदार था, और उसने क्या करा भैया, लोड की जितनी भी रिएक्टिव पावर की जरूरत थी वो सारी की सारी रिएक्टिव पावर उस कैपेसिटर से उसे मिल गई। तो ऐसे केस में यूटिलिटी से हमने किसी भी तरीके की रिएक्टिव पावर नहीं मांगी, और ऐसा करके हम लोग क्या हुआ, एक आइडियल दुनिया में पहुंच गए जहां पे सारी की सारी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट एक कैपेसिटर से पूरी हो रही थी। तो ऐसे केस में पावर फैक्टर जो होगा, यानी कि फिर क्या होगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। 1 का मतलब यूटिलिटी केवल एक्टिव पावर ही सप्लाई करेंगी, यानी कि जो भी तुम डिमांड कर रहे हो, यानी कि तुम एक कैफे में जाके ऐसा ग्लास मांग रहे हो जिसके अंदर बबल्स नहीं है, केवल कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। समझ में आ रही बात ये? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आइडियली ऐसा होता है, तो और आइडियल केसेस प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं होते। क्लियर हो गया? तो आई होप ये पूरे तीनों केसेस समझ में आए होंगे। तो तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है यूनिटी पावर फैक्टर का, और यहाँ पे जो साइड में मैं आपकी इक्वेशन लिख रहा था वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसको मिस मत करना। ये लेक्चर कहानी की तरह सुनो, पर ये मैथ को लेके जरूर जाना, ठीक है, मैथ्स को साथ लेके चलना जरूरी है। तो जो साइड में इक्वेशन लिख रहा था, इन इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, इसलिए अगर नहीं लिखना भूल गए हो ना नोट करते समय, तो वापस जाके देख सकते हो ना। आने वाला लेक्चर बड़ा ही कीमती होने वाला है, और उसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि भैया जो कैपेसिटर तुम जो सस्ता वाला और बाहुबली कैपेसिटर की जो बात कर रहे हो, तो बाहुबली को कैसे पहचाने, यानी कि मार्केट में हम जाके बाहुबली कैपेसिटर कैसे ढूंढेंगे। समझ में आ रही है? यानी कि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भैया ऐसा कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करें जिसकी रेटिंग जो हो इस तरीके से हो कि वो इंडक्टिव लोड को पूरा न्यूलिफाई कर दे, यानी कि हम कैपेसिटर की रेटिंग का चुनाव कैसे करें। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला लेक्चर। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, और मेरी कोशिश यही है कि भाई जैसे मशीन से आपने को इतना सारा प्यार मिला है, वैसे ही पावर सिस्टम से भी आपको प्यार हो जाए, और दोनों से प्यार करें। शेयर करें इस वीडियो को जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।